देखो क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल छोटे सा है, बिल्कुल छोटे बच्चों वाला है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में ये ऑब्जर्वेशन दे रखा है और इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब इस ऑब्जर्वेशन का मोड फाइंड करना है। तो देखो मोड हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि पहले तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, ठीक, और या फिर हम ऐसे ही काउंट कर लें। अब ऐसे ही काउंट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, या फिर अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिख भी देते हैं तो उससे हमारा क्या फायदा हो जाएगा कि हमको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम टाइम कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें या फिर ऐसे ही कर दे। चलो मैं तो ऐसे बता दे रहा हूं, आप लोग एक बार असेंडिंग ऑर्डर में करके देख लेना। ठीक, तो ऐसे करने पे क्या हो जाएगा, देखो 14 कितने टाइम से है, 1 2 3 4। अब देखो 14 जो है हमारे पास कितने टाइम है, 4 टाइम है। अब इससे देखते हैं इससे ज्यादा टाइम कोई है या नहीं है। तो 25 1 टाइम है, 25 सिर्फ 1 टाइम है। अब 28 देखो 1 ही टाइम है, 28 भी। अब कह रहा है 22 कितने टाइम से, 1 टाइम, 1 ही टाइम 22 भी है। और 17 भी 1 टाइम है, 23 भी 1 टाइम है। और 18 देखो 18 कितने टाइम से, 1 2 3। तो 18 जो है वो 3 टाइम्स है। और हमने क्या बोला था कि मैक्सिमम अकरिंग डिजिट जो होगा वही होगा हमारा क्या, मोड। तो जरा एक बात बताओ, मैक्सिमम अकरिंग डिजिट क्या है, 14 है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे क्या, मोड इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे पहले, मैक्सिमम अकरिंग डिजिट। ठीक है, तो मैक्सिमम अकरिंग डिजिट हमारे पास क्या है, तो मोड। तो देयरफॉर मोड इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 14, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बस एक एक नंबर में पूछता है ये सारे क्वेश्चन जो भी होते हैं, जो मल्टीपल चॉइस हो जाएंगे, या फिर देखो मल्टीपल चॉइस ऐसा बहुत सारा बनता है कि डिजिट दे देगा, ऑब्जर्वेशन दे देगा, और उसमें से बोलेगा कि मोड बताओ, और मोड की वैल्यू नीचे दे देगा कौन सा मोड होगा। ठीक है, और ऐसा करके हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखो पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मीन सैलरी ऑफ द 60 वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री। अब एक फैक्ट्री में 60 वर्कर्स हैं, अब उनके सैलरी का मीन निकालना है मुझे। अब देखो जरा डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, हमने क्या बताया था मीन के लिए, मीन निकालने का 2 फॉर्मूला बताया था हमने, कौन सा, एक्स बार इज इक्वल टू तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन वाला और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाला। ये तो हमने पहले कर लिया, वो बिल्कुल इजी सा था। और एक और क्या बताया था हमने, मीन के लिए, मीन एक्स बार इज इक्वल टू हमने बताया था समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, मैंने ये फॉर्मूला बताया था। तो देखो हमारे पास जो एक्स आई है वो किस ऐसा है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास दे रखा है और हमारे पास ये भी दे रखा है। तो अब इसके लिए हम करेंगे क्या, तो जरा देखो अब हम क्या निकालेंगे, इसके समेशंस निकालेंगे। देखो ये कुछ ऐसे निकलेगा। अब हमारे पास इसके लिए क्या हो जाएगा, जरा काउंट करो। इसके लिए पहले हमको ये निकालना पड़ेगा एफ आई, जरा देखो हमको ये निकालना पड़ेगा समेशन ऑफ एफ आई, तो ये ऐड करके निकाल लेंगे। और उसके बाद ये भी तो निकालना पड़ेगा एफ आई एक्स आई। हमारे पास एफ आई दिया है, एफ आई दिया है और एक्स आई दिया है, तो इसको मल्टीप्लीकेशन तो एफ आई एक्स आई भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो इसको जरा काउंट करो तो कितना हो जाएगा, 16 3 48, तो ये हो जाएगा 48 और 48 में 30 1 2 30। अब ये 14 12 4 जा 48 फिर से, तो 48,000 फिर से, तो हमारे पास 50,000 फिर से 1 2 3 50,000, और ये हो जाएगा 48,000 फिर से ठीक है, तो 42,000। अब ये हो जाएगा 32,000, और इसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास का 9 3 जा 27, तो 27,000, और ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, अब देखो हमारे पास एफ आई एक्स आई मतलब क्या कि इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उधर लिख देना है। ठीक, तो चलो अब ये जब हो गया तो अब हम करते हैं क्या, इसका समेशन, मतलब इसका साइन इसको कहते हैं समेशन। समेशन का मतलब होता है सम, समेशन का मतलब होता है सम, मतलब जितने हैं सबके सम। फ्रीक्वेंसी एफ आई जितना है सबका सम, मतलब इसका मतलब है जितना फ्रीक्वेंसी है सबका सम, और फ्रीक्वेंसी एफ आई और एक्स आई है उसका भी सम। ठीक है, तो चलो अब हम इसका सम करके लिखते हैं। तो सम करेंगे अगर तो हमारे पास कितना आएगा, देखो जरा ऐड करो इसको, तो 16 28 38 46 52
और 56 56 हो गया, 59 और 160, तो ये हो जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई हो गया, वो हो गया कितना 60। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो जब टोटल ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है 3,05,000, यही आ रहा ना 3,05,000, 3,05,000। अब ये जो है हमारे पास उसको तो हम ऐसे तो लिखेंगे नहीं ना, इसको लिखने का एक तरीका होगा प्रॉपर, तो हम इसको लिखेंगे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 3,05,000, ये आ गया। ठीक, तो अब देखो हमारे पास फॉर्मूला हमको पता है, और वो फॉर्मूला क्या है ये वाला, तो हम उसको ऐसे तो लिखेंगे नहीं, इसको प्रॉपर वे में लिखेंगे। तो हमारे पास यहां हो जाएगा क्या कि देयरफॉर मीन, जिसको प्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ क्या एफ आई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो हमारे पास एफ आई एक्स आई कितना है समेशन 3,05,000 और डिवाइडेड बाई हमारे पास एफ आई कितना है 60, तो ये डिवाइड कर दो 60 से, तो 10 से 10 कैंसिल। ठीक, अब जब इसको डिवाइड करेंगे हम, देखो इसको 6 से डिवाइड करो किसको 30 और 500, 30,500 इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास समथिंग आएगा कैसे, अब इसको डिवाइड करके देख लेना एक बार आप लोग कॉपी पे, मैं यहां डिवीजन करके लिखा हूं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है, चलो तो देखो, क्योंकि अगर मैं डिवीजन करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब वीडियो काफी लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हो फिर। देखो तो अब हम कर रहे हैं मीन, तो मीन हमारे पास कितना निकल जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 5,083.33 मीन हो गया। तो देयरफॉर हमारे पास मीन कितना निकल गया, मीन इज इक्वल टू 5,083.33, और ये हो गया हमारा आंसर। जो मीन सैलरी है, मतलब जो 60 वर्कर्स हैं, 60 वर्कर्स का जो मीन सैलरी है वो कितना है, मीन जो निकलेगा उस कितना आएगा 5,083.33 हमारे पास उसका मीन सैलरी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अगर चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर द मीन सैलरी ऑफ द 60 वर्कर्स आर, हमारे पास कितना हो जाएगा 5,083.33 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उसको बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट है और 2 पार्ट अलग अलग है। ठीक है, और ये इसमें कोई वैल्यू नहीं दिया है, कोई कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस जब देखो तो कह रहा है गिव वन एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशन इन विच, अब इन विच के बाद यहां पे 2 क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि द मीन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी। अब हम जो मीन, मीडियन और मोड निकालते हैं उसी को हम कहते हैं क्या, सेंट्रल टेंडेंसी। किसी भी वैल्यू का, किसी भी ऑब्जर्वेशन का जो मीन सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं वो किससे निकालते हैं, मीन, मीडियन, मोड। तीन मेथड होता है मीन, मीडियन, मोड निकालने के लिए। तो अब देखो, अब कह रहा है कि जो मीन है वो अप्रोप्रिएट मेजर होगा, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल दो जिसके लिए हम सेंट्रल टेंडेंसी उसकी निकालें तो मीन उसका एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल होगा, मतलब एप्रोप्रिएट मेथड होगा उसका मीन निकालने के लिए। ठीक है, और अब जब सेकंड पार्ट पढ़ो तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि मीन इज नॉट एन एप्रोप्रिएट जो एग्जाम्पल है, मतलब क्या कह रहा है कि सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए मीन जो है वो एप्रोप्रिएट ना हो। ठीक, मोड हो सकता है, मीडियन हो सकता है, लेकिन जो मीन हो वो एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ना हो उसको निकालने के लिए। तो सिंपल सा देखो, मीन जब एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल होगा, मतलब कोई भी एप्रोप्रिएट सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का कोई एप्रोप्रिएट मेजर, सेंट्रल टेंडेंसी का जो मेथड निकालने का होता है वो 3 होता है। कौन कौन सा, मीन, मीडियन, मोड। तो हम देखो मीन, मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का मीन क्या हो, एप्रोप्रिएट एग्जांपल हो। तो एप्रोप्रिएट एग्जांपल के लिए मतलब क्या होता है, फर्स्ट पार्ट ये है, देखो फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है। देखो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये लिखना। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा ये लिखा जाएगा,
क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, हम एक एग्जांपल लिए हैं यहां पे, उसके बाद हम इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो देखो जो मीन अप्रोप्रिएट एग्जांपल होता है वो किस केस में होता है, जब जो डेटा का इंटरवल हो, जो मतलब जो एक दूसरे का जो डेटा लेते हैं, जैसे कि देखो 6.3, 5.95, 5.3, 5.7, हम पॉइंट में इसलिए लिए हैं क्योंकि बच्चों को कैलकुलेशन करने में, बच्चों को जो लेते हैं ना यहाँ पे डिवीजन, वो ज्यादा दिक्कत होता है। ठीक, हम चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 10, 12, ऐसे करके हम डेटा ले सकते हैं तुम लोगों कैलकुलेशन की इजी के हिसाब से। अब तुम्हारे पास अगर ये आ जाए तो तुमको क्या करना है, तुमको ऐसे भी ले सकते हो तुम लोग। ठीक है, जैसा तुम लोग इजी समझो, जैसा तुम लोग को कैलकुलेशन करने में ज्यादा इजी लगे। मैं पॉइंट में इसलिए लिया हूं क्योंकि बच्चों को समझ में आ जाए कि करना कैसे। ठीक है, पॉइंट भी ऐड करने कैसे आएगा। ठीक है, चलो तो अब कह रहे हैं कि जो मीन जो होगा, एप्रोप्रिएट जो एग्जांपल होगा वो किसके लिए होगा, जब हमारे पास जो डिफरेंस होगा दो हमारे पास ऑब्जर्वेशन के बीच का, जैसे 6.3, 5.9, वो जो डिफरेंस है वो कितना है, बहुत छोटा सा है, वही बहुत छोटा सा डिफरेंस है। वही अगर डिफरेंस जो छोटे छोटे डिफरेंस हो, जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इसमें क्या है, एक एक दो का डिफरेंस है। ठीक, लेकिन अगर वही जो मीन जो होगा एप्रोप्रिएट एग्जांपल नहीं होगा, वो किस केस के लिए होगा, जब जो वर्ड होगा, जो ऑब्जर्वेशन होगा, उनके बीच में बहुत डिफरेंस हो। मतलब एक अगर हम ले लें 100, तो दूसरा 150, तीसरा 300, चौथा 400, ऐसे करके हमारे पास आ जाए 400, 300 एंड 400, ऐसा कुछ डिफरेंस आ जाए, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाए, तो उस केस के लिए मीन जो होगा वो एप्रोप्रिएट एग्जांपल नहीं होगा। ठीक है, एप्रोप्रिएट एग्जांपल, जब मीन एप्रोप्रिएट एग्जांपल कब होगा, जब इनके बीच का जो सेंट्रल टेंडेंसी जब निकालना है तो इनके बीच के डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, छोटा छोटा हो। ठीक है, अब देखो जरा हमने यहां लिखा भी है, क्या लिखा है, मीन इज एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी व्हेन ऑल द टर्म्स ऑफ द डेटा, देखो व्हेन ऑल द टर्म्स ऑफ द डेटा, जितने भी टर्म्स हैं डेटा के वो क्या हो, आर फेयरली क्लोज टू ईच अदर, मतलब उनका जो इंटरवल हो क्या हो, बहुत क्लोज हो। फेयरली क्लोज मतलब बहुत क्लोज हो। ठीक है, बहुत ज्यादा दूर नहीं हो। ठीक, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, मीन निकालते हैं। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि सेकंड पार्ट भी क्वेश्चन पढ़ना, सेकंड पार्ट में कह रहा है द मीन इज नॉट एन एप्रोप्रिएट एग्जांपल। अब देखो एप्रोप्रिएट मेजर क्या होगा, कि एप्रोप्रिएट मेजर नहीं होना चाहिए कब, जब सेंट्रल व्हेन ऑल द टर्म्स ऑफ द डेटा आर नॉट फेयरली क्लोज टू द ईच अदर, मतलब बहुत दूर हो। ठीक है, चलो तो हम फर्स्ट इसका करते हैं। ठीक है, दोनों लिख लेना। ठीक है, तो देखो अब इसकी सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके लिए एग्जांपल हमने ले लिया। कौन कौन से एग्जांपल क्या लिया हूं मैं, कि देखो हाइट ऑफ एन स्टूडेंट इन क्लासेस। अब कह रहा है क्लासेस में बच्चों के हाइट के हमने क्या लिया, यहां पे मेजरमेंट ले लिया। अब उसका मीन निकालना है, तो मीन हमारे पास क्या होता है, मीन इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होगा यहां पे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब इसको ऐड करना है, तो जब ऐड करना है तो क्या करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 6.3 प्लस 5.9 प्लस 5 प्लस 5.3 प्लस 5.7 प्लस 6 प्लस हमारे पास हो जाएगा 6.2 प्लस हो जाएगा 5 प्लस 5.1 प्लस 6.5। अब देखो अब सबको ऐड करो, तो जब सबको ऐड करेंगे, सॉरी अब इसके बाद तो डिवाइडेड बाई भी है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जरा काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम यहां कर देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 10 हो गया। अब इसके लिए अब हमारे पास क्या निकालना है, इसको कैलकुलेट करना है। जब ऐड करेंगे तो ऐड हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो पॉइंट से पहले ऐड कर लो, पहले ये पॉइंट में है। ठीक है, अब जब सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 6 5 और ये हो जाएगा 6 5। चलो इसको ऐड करके मैंने रखा हुआ है यहाँ पे, अब ऐड करके देखो, यहाँ ऐड करेंगे तो काफी लंबा टाइम निकल जाएगा हमारे पास, तो ऐड हमेशा क्या करना है, इसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करनी है। ठीक है, पॉइंट्स में, तो देखो अब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 57 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारे पास मीन कितना निकल गया 5.7, तो हम यहां लिख देंगे, तो मीन x बार इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5.7। अब देखो
मीन हमारा 5.7 आ गया, तो 5.7 देखो जरा यहाँ आसपास में है, हाँ 5.7 है, तो मतलब आसपास में हो रहा है, ठीक है, तो मतलब हमारे पास ये हो गया मीन। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास कि अभी फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था कि जिसमें मीन एप्रोप्रिएट हमारे पास मेथड होता है किसके लिए, सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए क्या था, जिसमें मीन एप्रोप्रिएट मेथड ना हो सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए, उसको क्या करेंगे। तो चलो तो पहले हम करके देखते हैं कैसे होगा। तो एक तरफ हम करेंगे क्या, मीन निकाल के देखते हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितना है, जरा देखो इधर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करो जरा, कितना है हमारे पास 30, उसके बाद हो जाएगा +0 +70 +180 और प्लस का 10 और डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना, हमारे पास देखो 1 2 3 4 5, हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास अपॉन का 5, ठीक है। अब जब सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो जब सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 290, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 290 और डिवाइडेड बाई 5। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जरा देखो 290 को हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो 5 5 जा 25, नीचे आ गया 4 0 5 8 जाए यानी कि 40, हमारे पास आ गया कितना, मीन आ गया 58। तो हमारे पास जो मीन है, मीन x बार वो कितना आया 58। अब जरा देखो इसको कि अगर मीन हमारे पास 58 आया तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें अब जरा देखो ऑब्जर्व करो, तो ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें देखो जरा 58 कहीं किसी के आसपास भी नहीं भटक रहा है। तो जब 58 किसी के आसपास भी ना भटके तो हम क्या करेंगे, जो मीन होगा वो क्या होगा, हमारा एप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो अगर मेरा मीन एप्रोप्रिएट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, जरा इसको देखो, अगर मीन एप्रोप्रिएट नहीं हो तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ लिख देंगे इसके लिए कि नॉट सुटेबल, ये नॉट हो जाएगा, नॉट सुटेबल फॉर सेंट्रल टेंडेंसी। अब देखो अब जो मीन है, मीन हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट सुटेबल हो जाएगा किसके लिए, सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए। तो जब अब मीन हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी के लिए सुटेबल नहीं है तो हम क्या निकालेंगे, अब इसके लिए हम इसके लिए निकालेंगे अब क्या, मीडियन। तो मीडियन हम कैसे निकालेंगे, तो मीडियन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट वी हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, फॉर मीडियन तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट we have to arrange in ascending order। अब देखो अब हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा 0, उसके बाद 10, उसके बाद 30, उसके बाद 70, उसके बाद 180 हो गया। तो देखो अब हमारे पास क्या करते हैं, उसके बाद हम काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं हमारे पास। तो मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब काउंट होगा तो 1 2 3 4 5, तो n इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, n इज इक्वल टू 5, और n इज इक्वल टू 5 हमारे पास कितना है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के लिए हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीडियन इज इक्वल टू, अब ऑड नंबर है तो ऑड नंबर के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 और डिवाइडेड बाई 2, और ये जो टीएस टर्म होगा वही हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो मीन तो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं था, तो जब एप्लीकेबल नहीं है तो पहले लेकिन इसको करके दिखाना है, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देना है, नहीं ऐसे इसको पहले करके दिखाना है, उसके बाद वहां लिख देना है क्या कि नॉट सुटेबल फॉर द सेंट्रल टेंडेंसी। तो मीन जो है हमारे पास ये सेंट्रल टेंडेंसी के लिए सुटेबल नहीं होगा। चलो तो अब हम मीडियन के लिए देखते हैं, तो इसको मिटा रहे हैं, अभी जगह चाहिए थोड़ा सा। तो देखो हमारे पास क्या आया, अब मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला ये, तो n कितना है, n है हमारे पास 5, तो 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2,
और जितना टीयर्स टर्म होगा वही हमारे पास आ जाएगा किसके लिए, मीडियन के लिए। तो हमारे पास n है 5 + 1 6 और 6 डिवाइडेड बाई 2 टीयर्स टर्म, और ये हमारे पास हो जाएगा थर्ड। तो देखो तीसरा टर्म, तो तीसरा टर्म हमारे पास क्या है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड मतलब हमारे पास जो मीडियन आएगा वो कितना आएगा, मीडियन इज इक्वल टू हमारे पास 30। और ये देखो अब 30 मीडियन हमारे पास है, तो जरा देखो इसमें है हमारे पास 30 था ना, तो वो फर्स्ट वाला टर्म ही हमारे पास क्या है 30, मतलब ये कि हमारे पास मीडियन क्या होगा, इसके लिए अप्रोप्रिएट मेथड होगा किसी की भी ऑब्जर्वेशन का सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए। ऐसे जो भी हमारे पास होगा जिसमें क्या है कि बहुत लंबा गैपिंग दिया है, इंटरवल के बीच में बहुत ज्यादा गैपिंग दिया है, उसको क्या करेंगे हम मीडियन के थ्रू उसकी सेंट्रल टेंडेंसी निकाल लेंगे। ठीक है, चलो तो अब ये हो गया, इसके साथ एक्सरसाइज, ये चैप्टर खत्म हो गया। और एक्सरसाइज 14.4 है उसका ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को करना है चैप्टर नंबर 15 जो कि इस बुक का जो क्लास 9 का मैथ है उसका ये लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट चैप्टर है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9 का ही साइंस। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग को शुरू करना है क्या है, पहले फिजिक्स शुरू करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी शुरू करेंगे। ठीक है, चलो तो तब तक के लिए बाय।